जिस गांव में वैसी एक पटाखा फटता हो या वैसी फायरिंग होती है, उस गांव में बंजारा नहीं जाता, चीजें नहीं बेचता। तो जब हमारा पूरा सूबा एक इंस्टेबिलिटी की तरफ, सीरीज ऑफ टेंशंस, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? सारे डॉट्स हमें जोड़ने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर किसी एक जगह पे जाके जुड़ते हैं कि अच्छा यहाँ से मसला जो है ना ये एक है वजह, वरना आप प्रोविंस को ब्लेम कर ही नहीं सकते। पिछले 25-30 सालों से बलूचिस्तान में कंटिन्यूअसली एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है। डेवलपमेंट इज नॉट अ बिग डील। डेवलपमेंट, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में अगर हम आ जाए, गुड गवर्नेंस, सिंसियर एफर्ट्स, पॉलिटिकल विल हो, बलूचिस्तान 5 साल में सिंगापुर बन सकता है। अंडर द सीपैक कोई 27 बिलियन आप 28 बिलियन डॉलर के 28 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो बलूचिस्तान में, फिर बलूचिस्तान वाले क्यों शोर कर रहे हैं? बिकॉज हमने जैसे 18 नवंबर की बात की तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें सूबा की तरफ दे दी, ठीक है, वो अब आपके कंट्रोल में है, वो सूबा जाने और उसका फंड जाने, उसके जो है ना सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर जाने। जो छोटे सूबे होते हैं उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आवाज उठा सकते हैं, वो एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। बलूचिस्तान जितना रिच भी है उतना वल्नरेबल भी है। बिल्कुल। इस वक्त जो मैंने कहा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ जा रहा है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या जो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें जो पहली बेहतरीन डेवलपमेंट हुई वो ये थी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बेहतरीन डेवलपमेंट इसमें दिस 18th अमेंडमेंट कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आप चले गए। पॉलिटिकल इंसेंटिव नहीं है, देन व्हाई वुड बलूचिस्तान मैटर? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा दहकान और खुशामदीद कहती हूँ आपको द नेक्स्ट स्टूडियो के आज के इस पॉडकास्ट में। बलूचिस्तान को बहुत पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, कभी पॉलिटिकल, कभी इकोनॉमिक, कभी जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन आज हम बलूचिस्तान को एक डिफरेंट लेंस से देखेंगे। आज हम बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से, कि जहाँ पे हमारे पास ग्लोबल ट्रेंड्स बनते आ रहे हैं, लोकल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, वो सारी चीज़ें बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं, और अगर बलूचिस्तान डेवलप हो जाता है तो इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से टैकल करेगा। इन चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिदायतुल्लाह, जो कि ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी IR डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लेक्चरर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए एंड हम आज काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम सर पाकिस्तान की बात करते हैं, जब जैसे एज वी नो कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का एक पार्ट है, डेवलपिंग नेशन है, तो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हमारे डिफरेंट सूबों में अलग अलग डेवलपमेंट हो रही है, अलग एक लेवल पे काम हो रहा है। उसी को अगर हम स्पेसिफाई कर दें टुवर्ड्स बलूचिस्तान, तो हम बलूचिस्तान को ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देख सकते हैं? जी थैंक यू फातिमा, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू आपने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से किया, तो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे और इसको नैरो डाउन करके बलूचिस्तान तक ले जाएंगे। आपने शुरू में बात की कि पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल साउथ। यस, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल साउथ। ये जो नॉर्थ साउथ की जो डिबेट है या जो ये डिवीज़न है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्लोबल नॉर्थ है इसको हम डेवलप वर्ल्ड कहते हैं, या स्कॉलर्स जो है इसे डेवलप वर्ल्ड कहते हैं, और ये जो ग्लोबल साउथ है ये अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस होते हैं। तो पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशंस में आता है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है, इसके पीछे जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड है, इन्होंने न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जो वेस्टर्न लेड न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको अडॉप्ट किया, और इन रियासतों ने ये समझा कि दिस न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बेनिफिट देम या टू हेल्प देम, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब ग्लोबल लेवल पे तो ये अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है, लेकिन जब हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे डायनामिक्स कुछ अलग है। बलूचिस्तान फिर विद इन अ स्टेट, विद इन पाकिस्तान एक डिबेट सामने आ जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस है। तो बलूचिस्तान के अंदर ये जो टेंडेंसी हम रिलेट करते हैं साउथ वाली, अंडर डेवलपमेंट वाली, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट तो है। उस ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ साथ जो पाकिस्तान का जो फेडरल डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें उसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हमने कैटेगराइजेशन करनी होगी या डिफ्रेंशिएट करना होगा कि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में किस पैरामीटर्स में जा रहा है, और उसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से है।
तो एक तरफ पाकिस्तान खुद ग्लोबल साउथ में है, बिल्कुल फिर ड्यू टू द मेजॉरिटेरियन फेडरल डिजाइन एग्जैक्ट बलूचिस्तान जो है वो फिर पाकिस्तान की पेरिफेरी बन जाता है। जाता तो स्टेट खुद पेरिफेरी है, फिर उस स्टेट का एक प्रोविंस वो भी पेरिफेरी की पेरिफेरी में चला जाता है। तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज हो जाते हैं। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ऐसा क्यों है, क्या इसमें ग्लोबल फैक्टर्स इंटरवीन करते हैं या डोमेस्टिक फैक्टर्स इंटरवीन करते हैं। तो इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिबेट होनी चाहिए और हमने इस पर डिबेट करनी है कि हम इस डायलामा को या इस कॉम्प्लेक्स को किस तरह से समझ सकते हैं या इसको ओवरकम करने के लिए कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। अच्छा, एज यू मेंशन दिस के ग्लोबल साउथ की हम या जब एक ग्रुप की बात करते हैं तो उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें, उनके कुछ चीज़ों को, रूल्स को लेते हैं या उनके कुछ चीज़ों को उठाते हैं कि हम उनसे फ़ायदा हासिल करें या उन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करके एक बेहतर स्टेट बना सकें खुद को। सो ग्लोबल साउथ हम जो रीजन में देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल ग्लोब में हम देख रहे हैं कि जितने भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान एंड उसमें अगर हम फिर बलूचिस्तान को स्पेसिफाई करें तो कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनकी एग्जांपल्स को या उनके फ्रेमवर्क को हम अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटरमेंट, हम एक सस्टेनेबल अपने आप को मजीद बनाने के लिए या बेहतरी की तरफ लाने के लिए खुद को उनके कौन से फ्रेमवर्क्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इज दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद है या ग्लोबल साउथ में ऐसे रीजन मौजूद है जिनसे हम चीज़ें सीख सकते हैं या हम लेसन उनसे ले सकते हैं। ग्लोबल साउथ में अगर हम चले जाए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के नाम से। इसके 10 मेंबर स्टेट्स हैं। इन 10 मेंबर स्टेट्स के बीच देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ पीपल, फ्री ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये फ्री एक्सचेंजेस, रिलैक्स इमिग्रेशन रूल्स। आसियान इस वक्त दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे सामने आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टेप साउथ एशिया में भी लिया गया, जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन को हम जानते हैं सार्क के नाम से। सार्क एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है, वो रीजनल स्टेबिलिटी या रीजनल कोऑपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। उसके फिर अपने रीजंस है। सार्क के मेंबर स्टेट्स हम उठा के देख ले, 7 मेंबर स्टेट्स है उसके, जो 2 डोमिनेंट स्टेट्स है पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है और दोनों राइवल स्टेट्स है। अब जब 2 बड़ी रियासतें एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हों, दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हों, दोनों एक दूसरे के राइवल हो, तो फिर वहाँ पे क्वेस्ट फॉर एजेमनी होती है। वहाँ पे हर एक रियासत की कोशिश ये होती है कि वो दूसरे को डोमिनेट करे, वो लीडरशिप पोजीशन में जाना चाहता है। तो जब रियासतों की इंटेंशंस, ये नेचुरल है, रियासतें इसी तरह सोचती है। रियासत के बारे में या स्टेट के बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कि स्टेट्स आर रैशनल एक्टर। रैशनल एक्टर ये होता है कि वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है। स्टेट इमोशनल एक्टर नहीं होता, एग्जैक्टली। तो रियासत का दिल नहीं होता, रियासत के इंटरेस्ट होते हैं, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। तो एक तरफ अगर हम देखें, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आसियान की एक बेहतरीन एग्जांपल है जो कि बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो कि उस रीजन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आसियान की जो मेंबर स्टेट्स है उनकी इकोनॉमीज, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एशियन टाइगर्स। तो एशियन टाइगर की इकोनॉमीज वो आपके आसियान से ही मर्ज हो रही। तो उसकी वजह ये थी कि ये जो 10 रियासतें थी, इन्होंने खुद को इंटीग्रेट, सोशली इंटीग्रेट किया, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट किया। द एलिमेंट ऑफ टॉलरेंस वाज देयर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वहाँ पे थी। बाकी इन्होंने फैसिलिटेट किया पीपल टू पीपल एक्सचेंज। जब पीपल टू पीपल एक्सचेंज फैसिलिटेट होगा, इससे आइडियाज एक्सचेंज होंगी। यस, इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस थिंग आपको करना पड़ेगा। यस, वो करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, या अगर हम अफ्रीकन रीजन्स की तरफ चले, स्टेट्स की तरफ चले जाए, या लैटिन अमेरिका की तरफ चले जाए, वहाँ पे डायनेमिक्स कुछ और है। पर्टिकुलरली साउथ एशिया में डायनेमिक्स ये कि यहाँ पे जो 2 बड़ी रियासतें हैं वो चीज़ों को हमेशा सिक्योरिटी प्रिज्म में देखते हैं। बिल्कुल। तो जब आप सिक्योरिटाइज्ड लेंस से चीज़ों को देखेंगे, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट या कॉपरेशन, उसकी इंटेंसिटी या एक्सटेंट वो नहीं होता एज कम्पेयर टू दी अदर रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए इसी में एक और भी, मतलब हम कह सकते हैं एक लेंस के थ्रू हम ये चीज़ देखें कि हम रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो साउथ, हमारे पास जितने भी ग्लोबल साउथ के रीजन्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा इशू भी है कि देयर आर मे बी फ्यू रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज के लेंसेज से भी उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे आपने सिक्योरिटी के लेंस की बात की एंड ऑल दैट। तो हम अगर पाकिस्तान के भी डायनामिक्स पे देखें उन चीज़ों को, तो हम बोलते हैं हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास उतनी जो है ना वो सहूलियात नहीं है या रिसोर्स इतना नहीं है कि हम अपने आप को उस हद तक डेवलप कर सकें या काम कर सकें। सो उस टाइम पर उस लेंस पे अगर हम इस चीज़ को लेकर आएँ और देखना चाहें तो बलूचिस्तान कौन से और प्रोविंसेस या बाकी जो है वो साउथ, जो आपके ग्लोबल साउथ के अंदर सिस्टम कंट्रीज आ रही हैं, या उनसे कौन से प्रोविंसेस में जिन पे कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज की है,
उनसे कोई अपना जो है ना वो सस्टेनेबल फ्रेमवर्क ले सकता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहाँ तक रिसोर्सेज की आपने बलूचिस्तान की बात की, तो बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एज वी नो के लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन बलूचिस्तान में अगर हम देखें, ये रिसोर्स रिच प्रोविंस है। यहाँ पे आपको कॉपर मिलेगा, यहाँ पे आपको गोल्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको बाकी जो मिनरल्स है वो सारे रिच विद मिनरल्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख रहे हैं, वो बड़े अलार्मिंग है और बड़े टेंस करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस, बलूचिस्तान में 3 out of every 4 people is living in acute poverty. बलूचिस्तान में लोवेस्ट एनरोलमेंट रेट, लोवेस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट जेंडर गैप, और इस वक्त बलूचिस्तान में ओवर 1 million children are out of school despite rich resources. दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ये दुनिया के बाकी भी जो हमारे ममालिक है या ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये हमें देखने को मिलता है। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। मलेशिया के 2 हिस्से, एक ईस्ट मलेशिया एंड वेस्ट मलेशिया। जो ईस्ट मलेशिया है वहाँ के 2 प्रोविंसेस है, सबा एंड सरावा। सबा सरावा जो है मलेशिया के रिसोर्स रिच प्रोविंसेस है। रिसोर्सेज क्या है? ऑयल एंड गैस। और मलेशिया के सबसे पुअर प्रोविंसेस यही 2 हैं। नाइजीरिया के उठा के देखें, नाइजीरिया में एक स्टेट्स है नाइजर डेल्टा के नाम से या उनके स्टेट्स है, वहाँ पे ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है। उस प्रोविंस से ऑयल निकलता है और सबसे गरीब प्रोविंस वही है। तो ये डायनामिक्स हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं। वास्तव में यहाँ पे भी सुनने को मिलती है कि जी हम खुद ही गैस प्रोड्यूस कर अपनी आवाम के पास। यस, ये चीजें हैं। अब इसका चूंकि हम बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि ऐसा क्यों है और इससे हम कैसे, दुनिया ने इसके लिए क्या काम किए, कौन से लेसन्स हम दुनिया से ड्रॉ कर सकते हैं जिन्होंने ये काम किए। अब बलूचिस्तान के मैंने स्टैटिस्टिक्स शेयर किए कि रिसोर्स रिच प्रोविंस है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपको दुनिया की मिल जाएगी, लेकिन स्टिल पुअरेस्ट प्रोविंस, मैंने आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए। तो ऐसा क्यों है? इस पे अगर टाइम हमें अलाउ करता है तो फिर हमें पाकिस्तान के फेडरल डिज़ाइन के ऊपर जाना होगा, जो मेजोरिटेरियन फेडरल डिज़ाइन है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट है वो आल्ट हो रही है, वो आगे नहीं जा रही है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, पाकिस्तान जब बना 1947 में, पहले तो कंट्री वाज लाइक विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के ऊपर मुल्क हमारा चला था। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कोशिश ये की गई थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। खैर वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन आया 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सूरत में आया। 1 यूनिट 2 से पहले बन चुका था। खैर वो प्रोजेक्ट भी नहीं चल सका, या वो कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सका। फिर हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए, जो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इस बात का बावर कराया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराई। बाई कैमरल लेजिस्लेशन मींस द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट को इस्टेब्लिश किया गया, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। इसकी कंपोजिशन ऐसी थी कि नेशनल असेंबली में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आबादी की बुनियाद पे होगी। अब डेफिनेटली अगर हम इस फॉर्मूले पे चले जाए तो बलूचिस्तान की आबादी अगेन, जब ये सूबा बना 1 यूनिट, जब डिसॉल्व हुआ ये जो मौजूदा प्रोविंस बलूचिस्तान बना, तो इसकी आबादी तो कम। अब अगर इसी फॉर्मूला पे चले जाए तो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन पंजाब की ज्यादा होनी थी। इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो हम अपर हाउस जिसे सेनेट कहते हैं, वहां पे रिप्रेजेंटेशन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जितने सेनेटर्स पंजाब से आएंगे उतने सेनेटर्स बलूचिस्तान से भी आएंगे। ये एक बड़ी एक अच्छी काविश थी, एक अच्छी ख्वाहिश थी कि एक प्योर फेडरल स्टेट बनाई जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं उस तरह से। इन थ्योरी तो ये चीज थी, लेकिन एक इन प्रैक्टिस ये नहीं हुआ। दुनिया में जितने भी फेडरल स्टेट्स है या फेडरेशंस है और जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, वहाँ पे जो अपर हाउस या सेनेट होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान चूंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्टेट को बनाया गया, मींस एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया, लेकिन इट वाज नॉट फेडरल इन अ ट्रू सेंस। सादा अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें व्हाट इज फेडरेशन, फेडरेशन बस 2 बातों की मार है। फेडरेशन मींस यूनिटी एट नेशनल लेवल
एंड ऑटोनॉमी एट लोकल लेवल, बस ये फेडरेशन है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक फेडरल स्टेट तो कहा गया, लेकिन यहाँ पे लोकल ऑटोनॉमी एज सच इंश्योर नहीं की गई थी, जो कि फिर हमने 18th अमेंडमेंट में देखा, जो कि अप्रैल 2010 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। वहाँ पे अराउंड 18 मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई और इख्तियारात सूबों को दिए गए। स्टिल एक अच्छी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान में। अगर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या जो पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें जो पहली बेहतरीन डेवलपमेंट हुई वो ये थी द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बेहतरीन डेवलपमेंट इसमें दिस 18th अमेंडमेंट थी कि जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आप चले गए। लेकिन वहाँ पे भी इश्यूज हुए हैं। ये सारी बातें बलूचिस्तान के अंडर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जब आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी, जो जरूरी काम करना था वो नहीं हुआ। वो था कि एम्पावरमेंट ऑफ सेनेट। सेनेट पाकिस्तान का आज तक डिस्पाइट द 18th अमेंडमेंट एम्पावर्ड नहीं है। सेनेट एम्पावरमेंट से हमारी मुराद क्या है? सेनेट एम्पावरमेंट से हमारी मुराद यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मॉनेटरी बिल्स होते हैं, दुनिया के जितने भी फेडरेशन से मॉनेटरी बिल सेनेट से इनिशिएट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सेनेट से इनिशिएट नहीं होते। जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के अपॉइंटमेंट्स होते हैं दुनिया के जो भी फेडरल स्टेट्स है वो सेनेट से होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सेनेट से नहीं होते हैं। और सबसे जो परेशान कुन बात है वो इलेक्शंस ऑफ सेनेट, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। इस इनडायरेक्ट इलेक्शन की वजह से ये हो जाता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग, अक्सर हम एक बात सुनते हैं कि यहाँ पे वोटों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है और वो पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में ज़्यादा होती है। तो जब आपने एक फेडरल डिज़ाइन तो बना दिया जिसका एक कंपोनेंट उसको एम्पावर करना, आपने उसको एम्पावर ही नहीं किया, तो जो चीज़ आप चाह रहे थे वो तो नीचे जा ही नहीं रही है, उसका इम्पैक्ट तो आ ही नहीं रहा है। डिसेंट्रलाइज तो आपने कर दिया, लेकिन जो मेन जो काम करना वो आपने किया नहीं था। सेनेट को आपने एम्पावर किया। अब जब आपने सेनेट को एम्पावर किया नहीं, अब इसका इम्प्लीकेशन, इम्पैक्ट बलूचिस्तान के ऊपर कैसे आ रहा है? बलूचिस्तान की टोटल रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में पहले 17 थी, अभी ये 16 हो गई है। अब 16 MNAs बलूचिस्तान के नेशनल असेंबली में, फॉर इंस्टेंस अगर हम ये एज्यूम करें वो जाए भी ना, बैठे ही ना, नेशनल असेंबली की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इतनी सीटें तो पंजाब के एक डिवीजन से आती है। तो पाकिस्तान की अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट पंजाब के किसी डिवीजन में करेगी या पूरे एक सूबे में करेगी, जबकि इंसेंटिव एक आ रहा है। हालांकि उस डिवीजन का इंसेंटिव, पॉलिटिकल इंसेंटिव ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस प्रोविंस। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, फॉर इंस्टेंस, हम नाम नहीं लेते, वैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लें, पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहती है। उसको पता है कि मैंने पंजाब के एक डिवीजन में इलेक्शन कैंपेन करनी है और वहां से मैंने 10 सीटें निकालनी है, और बलूचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करनी है, मुझे सिर्फ वहां से 3 सीटें मिलेंगी। तो वो कहाँ पे अपने इलेक्शन, अपनी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेगा? डेफिनेटली वहाँ पे करेगा। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव है ही नहीं। तो जब पॉलिटिकल इंसेंटिव नहीं है, देन व्हाई वुड बलूचिस्तान मैटर? बलूचिस्तान फिर मैटर ही क्यों करेगा जब यहाँ से कोई पॉलिटिकल रिटर्न ही नहीं आ रहा? एक चीज तो ये होगी, अब बलूचिस्तान ने अपनी आवाज सेनेट में उठानी थी, सेनेट तो एम्पावर है ही नहीं, तो फिर बलूचिस्तान कैसे तरक्की करेगा? बलूचिस्तान कैसे डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा, या डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे होगी? तो जो फ्लॉज है वो हमारे इस फेडरल डिजाइन में, जो कि एक मेजॉरिटेरियन फेडरल डिजाइन है, इस फेडरल डिजाइन में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बलूचिस्तान में कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव है ही नहीं। जब पॉलिटिकल इंसेंटिव नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेंगे, तो जब इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे फिर कौन सोचेगा? 16 सीटों से किसी पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। तो ये सारे डॉट्स हमें जोड़ने पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर किसी एक जगह पे जाके जुड़ते हैं कि अच्छा यहाँ से मसला जो है ना, ये एक है वजह, वरना आप प्रोविंस को ब्लेम कर ही नहीं सकते। बिकॉज़ ईच प्रोविंस इज यू नो लाइक एक बैलेंस है, सबके लिए बराबर है। एक मुल्क के लिए हर प्रोविंस उसका बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट, लेकिन असल में ये स्ट्रक्चरल फ्लॉज आ जाते हैं। तो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है ये हमें अलाउ नहीं कर रहा टुवर्ड्स द डेवलपमेंट या कुछ और भी। एक और चीज मैं आपके साथ इसी 18th अमेंडमेंट के हवाले से शेयर करता चलूं। 18th अमेंडमेंट में ये हुआ कि जो फेडरल कंकरेंट लिस्ट था उसको एबॉलिश किया गया। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि 18th अमेंडमेंट का मकसद ये था कि जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अपने असल हालत में, ओरिजिनल हालात में लिया है, क्योंकि इससे पहले जो डिक्टेटोरियल रिजीम्स गुजरे थे उन अदवार में कॉन्स्टिट्यूशन का उलिया थोड़ा गया, तो उसको दुरुस्त करने के लिए 18th अमेंडमेंट की तरफ चले गए। और 18th अमेंडमेंट में डेवोल्यूशन के साथ साथ एक और चीज़ ये हुई
जो छोटे सूबे होते हैं उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आवाज़ उठा सकते हैं, वो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। 18th अमेंडमेंट से पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या CCIM जिसे कहते हैं, वो बड़ा इनफेक्टिव और एक वीक प्लेटफॉर्म था, इतना एक्टिव नहीं था। इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट अभी जो आईनी जो शक्ल है, अभी अगर हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स देखें, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट उठा के दे, एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट होता है और एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। प्रोविंशियल प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशन करती है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के फिर 2 हिस्से हैं, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 एंड फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है उसके ऊपर प्योरली फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करती है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको प्योरली फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है, ये वो इश्यूज होते हैं जिस पे स्टेट, सेंटर और प्रोविंस मिल के काम करते हैं, और ये इश्यूज आपके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में चले जाते हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद अभी तक टिल डेट मेरे फिगर्स कुछ वो हो सकते हैं 50+ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मीटिंग्स हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बलूचिस्तान को देखें, बलूचिस्तान को वहाँ पे CM रिप्रेजेंट करता है। लिस्ट ऑफ आइटम्स अगर आप उठा के देखें एजेंडा में, इन 50+ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के मीटिंग्स में आपको 50+ मीटिंग्स में से हार्डली 5 से 6 ऐसे इश्यूज मिलेंगे जो बलूचिस्तान की तरफ से गए होंगे। अब इसका भी एक इशू है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। पिछले 25-30 सालों से बलूचिस्तान में कंटिन्यूअसली एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है। जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है वो हाउसेस में जा ही नहीं रही। तो जब आपकी जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस में नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो सेंटर में जाके प्रोविंस के लिए क्या लड़ेंगे, प्रोविंस के राइट की क्या बात करेंगे। तो इसकी वजह से इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे क्वेश्चन में जितनी हमने बात की, इफेक्ट क्या आया, द अंडर डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान ना प्रोग्रेस कर रहा है, ना ग्रो कर रहा है, ना कोई इसको सीरियसली ले रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंसेंटिव्स या जो भी चीजें हम उसको कह सकते हैं। तो ये बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में समझना बड़ा जरूरी था। अच्छा, हमने इसमें बात की कि लोकल ऑटोनॉमी की हमने बात की कि जी आपने उसको लोकलाइज करना है, हर प्रोविंस की अपनी ऑटोनॉमी है, वो उसको अपनी तरीके से इस्तेमाल करे। तो बलूचिस्तान को जो हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वो अपनी उस ऑटोनॉमी, अपनी उस पावर को किस तरीके से यूटिलाइज करे ताकि वो फेडरल जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है उसको साथ भी मतलब वो डील कर पाए और अपने आप को भी डेवलपमेंट की तरफ ले आए। बिकॉज हमने जैसे 18th अमेंडमेंट की बात की, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें सूबा की तरफ दे दी, ठीक है, वो अब आपके कंट्रोल में है, वो सूबा जाने और उसका फंड जाने, उसके जो है ना सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर जाने, उसका फेडरल से ताल्लुक नहीं। तो बलूचिस्तान अपनी ऑटोनॉमी, अपने उन रिसोर्सों को किस तरीके से इस्तेमाल करे कि वो फेडरल के साथ कम से कम कुछ लेवल पे बैलेंस आ सके। यस, अब सारी बातें हम ये नहीं कर सकते कि सारे इश्यूज हमारे सेंटर से आ रहे हैं या सारे मसले हमारे फेडरल डिज़ाइन में, वो तो अपनी जगह है, वो हमने डिस्कस करनी है। बलूचिस्तान के अंदर सबसे पहले टू मी अगर हमने एक चीज़ को एड्रेस करना है, वो हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है। जो एक अनरेस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल अनरेस्ट या कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, यस, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस स्टेबिलिटी के बगैर पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एथनिक टेंशंस भी है, यहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस भी है, बिल्कुल, यहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ऐसी सूरत में यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगी? यहाँ पे बाहर से कौन आएंगे, कौन इन्वेस्ट करेंगे? इसकी बड़ी एक सादा मिसाल है, हम आप यहाँ पे कोयटा में रहते हैं, बड़ी लोकलाइज लैंग्वेज में से एग्जांपल देता हूँ। जिस गांव में वैसी एक पटाखा पड़ता हो या वैसी फायरिंग होती हो, उस गांव में बंजारा नहीं जाता, चीजें नहीं बेचता। बिल्कुल। तो जब हमारा पूरा सूबा एक इंस्टेबिलिटी की तरफ गया हुआ है और देयर आर सीरीज ऑफ टेंशंस, तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आपने बात की कि हम किस तरफ अपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले हमने पीस को इंश्योर करना होगा, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ चले जाएं। सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे यहाँ के नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं, सेंटर की तरफ से हैं, स्टेक होल्डर्स ने मिल के बैठना होगा, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाना होगा। पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन शुड, आई वुड से पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन मस्ट प्रीसीड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली। पहले पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होगी, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। आप एक स्पेस क्रिएट करें फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन,
कि लोग आएँ, एक ट्रस्ट की फ़िज़ा बन जाए, लोग पार्टिसिपेट करें, लोगों का एतमाद हो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। इट्स ह्यूमन नेचर इज वेल। अगर आपको एक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको नहीं फील होगी, अपनाइए तो वहाँ पे कोई भी चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि आप कोई भी फर्दर डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। डेवलपमेंट, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में अगर हम आ जाए, गुड गवर्नेंस, सिंसियर एफर्ट्स, पॉलिटिकल विल हो, बलूचिस्तान 5 साल में सिंगापुर बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस। एग्जैक्टली। अब वो पीस के लिए, पीस सबका इशू है, सबका मसला। वो एक पॉलिटिशियन का भी इशू है, वो एक बिजनेसमैन का भी इशू है, वो एक स्टूडेंट का भी इशू है, वो एक आम लेमैन का भी इशू है। तो जब तक हम पीस एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, इंश्योर नहीं करेंगे, एक सस्टेनेबल पीस इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते हैं। और वो डेवलप फॉर इंस्टेंस अभी अगर हम देखें, सीपैक उठा के देख, हम पूरे ओवरऑल सीपैक की बात नहीं करते। अगर सीपैक का जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन है उसमें हम देखें, सिर्फ गवादर के अंदर $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। खैर वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ग्रांट से फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट। 2015 से 2025 में हम बैठे हुए हैं, वेयर इज द प्रोग्रेस, वेयर इज द डेवलपमेंट? एग्जैक्टली। अनरेस्ट बढ़ा है, डेवलपमेंट नहीं आई। डेवलपमेंट नहीं आई। तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं आ रही है? वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो हम एक्चुअली चाह रहे हैं। तो वो रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? आई वुड से कि देयर मस्ट बी इंक्लूसिव शेयरिंग। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, उस वक्त इंक्लूसिव शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव शेयरिंग जो है वो अनरेस्ट को प्रिवेंट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, नाइजीरिया की मैंने पहले भी बात की। नाइजीरिया में नाइजर डेल्टा ऑयल निकलता है नाइजीरिया के एक स्टेट से, और वो स्टेट नाइजीरिया का सबसे पुअर स्टेट है। अब इसके लिए नाइजीरिया में हुआ क्या? नाइजीरिया में ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम किया गया कि वो जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा था, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसका 13% उस प्रोविंस को देना शुरू कर दिया। बस इस प्रॉफिट में, इस रेवेन्यू में से 13% इस प्रोविंस के लिए जाएगा। साथ ही साथ एक फंड जनरेट किया गया, उसे कहते हैं डेल्टा नाइजर डेवलपमेंट फंड। इस फंड से उस प्रोविंस के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के ऊपर काम होगा। तो जब पहले ये मैकेनिज्म नहीं था, वहाँ पे बड़ा अनरेस्ट था। तो जब आपने उनके शेयर को लेजिटिमाइज कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रोटेक्ट कर दिया, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दी, आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जिस तरह बात की, मैंने कहा कि यहाँ पे अंडर द सीपैक या अदर वेंचर्स अगर इन्वेस्टमेंट हो भी रही है, अगर पैसा आ भी आ रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह है कि देयर इज नो इंक्लूसिव अप्रोच बट देयर इज एक्सक्लूसिव अप्रोच। आपने लोकल वॉइस को कंसिडर करना होगा। ग्लोबल कनेक्टिविटी तो हमने बना ली, लेकिन लोकल नीड्स को हमने पूरा नहीं, लोकल नीड्स को आपने उसको देखा ही नहीं। मतलब इस पे हम ये कह सकते हैं कि आपने ये करना होगा, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट ये है कि वॉइस जो होस्ट कम्युनिटीज होती है, उनकी वॉइसेस प्रोजेक्ट डिजाइन से लेके प्रॉफिट एग्जीक्यूशन तक और देन प्रॉफिट आने तक उनकी वॉइसेस को कंसीडर करना होगा। यहाँ पे आप देखें, you are using their resources, you are using their land as well. कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल। They are part of that setting। तो ये उस वक्त हो सकता है जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की आपने बात की। तो मैं यही कहूँगा कि देयर मस्ट बी इंक्लूसिव शेयरिंग, देयर मस्ट बी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट एंड देयर मस्ट बी कंक्रीट स्टेप्स लिए जाए फॉर गुड गवर्नेंस। बाय गुड गवर्नेंस आई मींस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन और इन चीज़ों को, इनकी रोकथाम होनी चाहिए। देन डेवलपमेंट जो है इट वुड बी इजी टू अचीव। अच्छा, ये तो एक डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं ना कि ग्लोबल लेवल पे, या हम एक प्रोजेक्ट पे सीपैक की जैसे आपने एग्जांपल दिया, हम उस लेवल से, उस लेंस से देख रहे हैं। लेकिन अब अगर हम उस लेंस को नैरो डाउन करके एक नॉर्मल लेवल पे लेकर है, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि विद इन आप प्रोविंस देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट भी हो रही है, कनेक्टिविटी भी हो रही है, ठीक है जी, बाहर के शेयर स्टेक होल्डर्स भी आ रहे हैं, काम भी करें, लेकिन स्टिल उसमें हमें कई बार लगता है कि जो लोकल अवाम है या वहाँ के जो अपने लोकल लोग हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। उसके पीछे भी यही वजह है। देखिए अप्रोच क्या हमारी वही एक अप्रोच है कि हम लोगों को साइड पे कर देते हैं कि बहुत से लोग माइंड कर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक मॉडल है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो है एक्सट्रैक्टिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल। इसमें एक और एक्स डाल दे, एक्सक्लूसिव मॉडल। एक्सट्रैक्ट करें, एक्सप्लॉइट करें और एक्सक्लीक करें। जब तक आप इस मॉडल पे चलेंगे तब तक बलूचिस्तान जैसे रीजन में डेवलपमेंट नहीं आ सकती। अब मैं आपको अगेन सीपैक की एग्जांपल दे दूं। सीपैक के बलूचिस्तान में सिर्फ गवादर में 8 प्रोजेक्ट्स हैं।
बाकी मैं सब कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूँ, यू विल बी शॉक कि ये वो क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ ये जो हम एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव अप्रोच की बात कर रहे हैं उसमें टिल डेट अंडर द सीपैक कोई 27 बिलियन ऑफ 28 बिलियन डॉलर के 28 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है सीपैक टिल डेट। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अगर आप उठा के देख लें, टोटल 50 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। 50 प्रोजेक्ट्स में से 9 प्रोजेक्ट्स पंजाब में, 13 प्रोजेक्ट्स सिंध में, 17 प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान में, 6 प्रोजेक्ट्स केपी में। अब यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स तो बलूचिस्तान में, फिर बलूचिस्तान वाले क्यों शोर कर रहे हैं? 17 प्रोजेक्ट्स किसी सूबे में नहीं है, सिर्फ बलूचिस्तान में। बात ये नहीं है कि प्रोजेक्ट एलोकेशन की, बात प्रोजेक्ट एलोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की भी है और आप प्रायोरिटी की भी है कि आप कौन से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जो ये प्रोजेक्ट्स की तादाद मैंने आपको बताई कि इस सूबे में इतनी है, इस सूबे में इतनी है, अब इसकी कंप्लीशन देते हैं। पंजाब में 9 प्रोजेक्ट्स है, 9 के 9 कंप्लीट है। सिंध में 13 प्रोजेक्ट्स है, 13 के 13 कंप्लीट है। केपी में 6 प्रोजेक्ट्स है, 6 में से 4 कंप्लीट है, सिर्फ 2 रह रहे हैं। बलूचिस्तान के 17 प्रोजेक्ट्स है, 17 में से सिर्फ 8 कंप्लीट है। एलोकेशन इज नॉट अ बिग डील। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? 28 बिलियन डॉलर में से इस वक्त बलूचिस्तान में अगर बलूचिस्तान का शेयर हम निकाल के देखें वो सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर। अंडर द सीपैक कोई 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है जो एनर्जी को पास करता है, एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन मिचारी से लाहौर तक। 809 किलोमीटर के हाईवेज बनाए गए। कोई 6000 मेगावाट की बिजली इस वक्त सीपैक के एनर्जी प्रोजेक्ट से वो जनरेट कर रहे हैं। अभी इन 3 सेक्टर्स में से बलूचिस्तान कहाँ पे खड़ा है? 809 किलोमीटर में से सिर्फ 19 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे बलूचिस्तान में बना है। 886 किलोमीटर की जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो लाइन है मिटियारी टू लाहौर, सीपैक के जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं उनमें से 1 मेगावाट भी बलूचिस्तान को नहीं जा रहा। और आपका मकान डिवीजन पूरा का पूरा वो नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड है, वहाँ की बिजली ईरान से आती है। अब इन स्टैटिस्टिक्स, अब ये क्या है? अगेन जो हमने बात एक्सक्लूसिव अप्रोच, ये वो एक्सक्लूसिव अप्रोच है जो आपको कंसिडर ही नहीं कर रहा है। बज़ाहिर तो मीडिया के ऊपर बड़ा प्रोपेगेट किया गया, हाईलाइट किया गया कि इट इज अ गेम चेंजर, इंडीड इज अ गेम चेंजर, लेकिन ये उस वक्त गेम चेंजर होगा जब आप एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जाएंगे, जब आप उधर की लोकल आवाम को फायदा मिले, गवर्नमेंट को फायदा मिले, लैंड को फायदा मिले। लोकल वॉइसेस वो कहाँ जाएंगे? अगर एक आर्गुमेंट ये होता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो टेक्निकली ट्रेन नहीं है, तो आप टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, उनको ट्रेन करें ताकि वो ये जो प्रोजेक्ट जितने भी इंस्टॉल होंगे उसके अंदर काम कर सके। तो अगेन बात यही है कि इन सब के पीछे पॉलिटिकल इकोनॉमी है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पंजाब में साहिवाल एक इलाका है। अब साहिवाल में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की क्या जरूरत है जबकि वो पूरा एग्रेरियन लैंड है या एग्रेरियन रीजन है। अब जरूरत ही नहीं है। एग्रेरियन रीजन में आप कोल बेस्ड पावर प्लांट कैसे लगा सकते हैं? इसलिए लगाया गया कि इट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ दैट टाइम। उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो जब आप प्रोजेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं, वोल्टा और खराब डेवलपमेंट नहीं होगी, फिर कुछ और होगा, फिर मामला अनरेस्ट की तरफ चले जाएंगे जो कि हम देख रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट सिर्फ इंक्लूसिव अप्रोच से होगा, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट से होगा और इंक्लूसिव शेयरिंग से होगा। तब हम एक अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, हम एक प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं अनरेस्ट में रहना होगा इसी तरह से। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जिस तरह आपने बात की कि अब सर सीपैक के हम जब बात करते हैं कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद 9000 उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, कम से कम 9000 बंदा जो है वो एम्प्लॉय होगा एट ए टाइम। अगेन जिसमें टेक्निकल ट्रेनिंग है, बाकी सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो मज़ीद काम भी सीपैक हम जानते हैं कि जिस तरह कर रहा है। सो डोंट यू थिंक कि अगेन ये डिपेंडेंसी है। एक अगर हम बलूचिस्तान के रीजन की बात करते हैं तो एक बहुत ही इनरिच्ड है, अपने सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी नीड्स को खुद फुलफिल कर सकता है। लेकिन स्टिल अगर हम सीपैक के इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात करें डेवलपमेंट के लिहाज से तो यस दे आर डूइंग वर्क, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे कहीं उनकी इकोनॉमी के ऊपर। सीपैक को समझने के लिए आपने BRI को समझना होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझना होगा, क्योंकि जो चाइना की फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी है, सीपैक उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उस BRI का। जब हम BRI के कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे हमें पूरा का पूरा सीपैक समझ में आ जाएगा।
सादा अल्फाज में, मुख्तसर तरीन अल्फाज में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि BRI क्यों आया और सीपैक उसका हिस्सा क्यों बना। BRI चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में अनाउंस किया। इसके दो कंपोनेंट है, एक ओवरलैंड रूट है और एक मैरीटाइम। और इस पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो है 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं। चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना यूरेशियन लैंड भी जिसे कहते हैं, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चीना इकोनॉमिक कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 6 इसके कॉरिडोर है। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जो चाइना इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी दुनिया में, 100+ कंट्रीज में कर रहा है, और ये एस्टिमेट्स आए हैं कि अंडर द BRI ओवर द टाइम कोई $8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। चाइना कर क्यों रहा है? Why is China doing this? ये सवाल समझना बड़ा जरूरी है। Exactly. इस क्वेश्चन में हमारा CPEC लिखा हुआ है। Invest, so why they are Yes, why? और फिर उसके CPEC क्यों इसका हिस्सा बनता है? BRI चाइना ने उस वक्त अनाउंस किया जब चाइना अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। अब इसके लिए हमने थोड़ा पीछे जाना होगा, चाइना की इकोनॉमिक मॉडल को समझना होगा। 1978 से पहले चाइना जो था उसने प्योरली सोशलिस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया हुआ था, जो कि लोगों की अपलिफ्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। एक सोशलिस्ट मॉडल था, वो काम नहीं कर रहा था। चाइना ने एक ग्रेट फेमाइन देखा, लोग की जिंदगी या कंडीशंस बेहतर नहीं हो रहे थे, वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। तो उस वक्त 1978 में चाइना की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको रियलाइज हुआ कि हमने ये सोवियत जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल है इसको हमने रिप्लेस करना होगा और हमने रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। तो 1978 में चाइना ने एक पॉलिसी अनाउंस की, डेंग जाओपिंग उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट थे, ओपनिंग एंड रिफॉर्म्स पॉलिसी, कि अब चाइना ओपन है दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए, दुनिया आए चाइना में इन्वेस्टमेंट करें। चाइना के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो है चीप लेबर, और दुनिया को वो चाहिए था। एक प्रोडक्ट अगर यूनाइटेड स्टेट्स में $100 का बनता है, वही प्रोडक्ट चाइना में $50 का बन रहा था। तो डेफिनेटली वो बिजनेस माइंडसेट से दुनिया आई, उन्होंने चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट की। इस तरह चाइना ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ मॉडल अडॉप्ट किया या इकोनॉमिक मॉडल के। इस तरह से चाइना जो थी वो दुनिया की इंडस्ट्री बन गई, दुनिया में हर चीज चाइना प्रोड्यूस करने लगा। अब इस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स है। ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट कर रहा था चाइनीज इकोनॉमी में। अगर आप देखें 2001 में जब चाइना WTO का हिस्सा बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट था वो फॉर अ डेकेड डबल डिजिट में रहा। चाइना की GDP ग्रोथ रेट 14% तक जा चुकी थी। अब एक तरफ तो ये मॉडल कंट्रीब्यूट कर रहा था चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ में, दूसरी तरफ इस मॉडल में कुछ फ्लॉज भी थे। ये समझाना इसलिए जरूरी है ताकि BRI को समझना है और फिर CPEC को समझना है। इस मॉडल के फ्लॉज ये थे कि इस मॉडल से चाइना को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि चाइना डिपेंडेंट हो गया था ऑन ग्लोबल डिमांड। जब तक ग्लोबल डिमांड है चाइना की इंडस्ट्री चल रही है, जब तक ग्लोबल डिमांड नहीं है तब चाइना की इंडस्ट्री नहीं है। और यही हुआ एग्जैक्टली। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और चाइना के जो मेन बायर्स थे वो था यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप या यूरोपियन यूनियन आप कहें, उस क्राइसिस की वजह से उन्होंने परचेसेस बंद कर दी। वो डिमांड में शॉर्टफॉल आ गया, 30% डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। अब जब डिमांड 30% कॉन्ट्रैक्ट कर दी है, आपने यूनिट्स बनाए हैं यूरोपियन मार्केट के लिए और वहाँ पे कोई खरीदार ही नहीं है, फिर आप किसको बेचेंगे? बिल्कुल। अब मसला यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन का आ गया है। चाइना के इकोनॉमिक सिस्टम, डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन का मसला पैदा हो गया। चीज आपने बना दी लेकिन खरीदार देगा कौन? अब मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि मार्केट इकोनॉमी में लोग क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करती है उस इंडस्ट्री को शट कर दिया जाता है कि बस आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बायर्स नहीं है, बस खत्म। चाइना में ये पॉसिबल नहीं था। चाइना में इसलिए ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसकी जो लेजिटिमेसी है, ये लेजिटिमेसी है ही इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ है, CPC को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सिंगल पार्टी सिस्टम दुनिया में कभी भी नहीं हुआ है कि एक पार्टी ने इतना अरसा रूल किया हो और उसको कोई अपोज नहीं कर रहा हो। उसकी वजह यह है कि CPC की लेजिटिमेसी सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर है। CPC क्या करती है? CPC इंडस्ट्री शट नहीं कर सकती है। जब आप शट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वो आपकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करेंगे, एक पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो CPC ने ऐसा नहीं किया। उस वक्त चाइना की आबादी के तनासुब में अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट 4% तक जा चुकी थी। इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन के साथ साथ चाइना ने एक और मसला फेस किया,
वो था कैपिटल ओवर एकोमुलेशन। चाइना ने इतनी एक्सपोर्ट्स की थी कि वो कैपिटल इतना एकोमुलेट हो गया था कि अब इस कैपिटल के साथ चाइना कर क्या रहा था, चाइना इसको यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता था चाइना। लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी वो सही परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो इंटरेस्ट रेट भी डिक्लाइन पे जा रहा था। बिल्कुल। तो फिर इस इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा हुआ? तो चारों तरफ से घिरी। अब क्या था, एक तरफ इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन हो गई, दूसरी तरफ कैपिटल ओवर एक्यूमुलेशन आ गई। अब इसके साथ करना क्या है? इसके लिए ये होता है कि आप क्या करते हैं, अब दूसरी तरफ चाइना ने इसके लिए एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी में या डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी इन्वेस्टमेंट के डोमेस्टिक मार्केट भी ओवर सैचुरेट कर गए, मजीद इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब ये सारे प्रॉब्लम्स चाइनीज इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन हो गई, कैपिटल ओवर एक्यूमुलेशन हो गई, डोमेस्टिक मार्केट जो था वो ओवर सैचुरेट कर गया, मजीद इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश नहीं है। बाकी पैसे का क्या करें? इंडस्ट्री अब बंद नहीं कर सकते, अब करेंगे क्या? करेंगे तो ऐसी सूरत में ये होता है कि ऐसी कंट्रीज क्या करती है, वो अंडर डेवलप्ड या अंडर सैचुरेटेड मार्केट्स की तरफ जाती है कि ये इन्वेस्ट कर इन चीज़ों को वहाँ पे अकोमोडेट करें ताकि इकोनॉमिक साइकिल चलता भी रहे और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी ना आए। तो BRI वाज प्योरली फॉर चाइनाज ओन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने क्या किया, अंडर सैचुरेटेड मार्केट्स आइडेंटिफाई कर लिए। बड़ा सादा सवाल है, CPEC के अंदर $64 बिलियन में से $30 बिलियन चाइना सिर्फ एनर्जी सेक्टर में लगा रहा है। व्हाई इज चाइना इंटरेस्टेड इन आवर एनर्जी सेक्टर? हमारी एनर्जी सेक्टर में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है, वो क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि वो जो जहाँ पे जब इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन हो गई थी, उस वक्त चाइना में 9 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि प्रॉब्लम मेकर्स थी, जो कि ओवर प्रोडक्शन इन्होंने कर ली थी। उनमें से एक थी ये एनर्जी सेक्टर की एनर्जी, ये कोल बेस्ड पावर प्लांट जो नहीं है, ये सेक्टर था कर रहा था। यहाँ से मुराद इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में कर रहा था। अगर आप CPEC के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख ले, एनर्जी के टोटल 17 प्रोजेक्ट्स हैं, 17 में से 9 प्रोजेक्ट्स कोल बेस्ड है। दुनिया जो है अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है और चाइना आपके मुल्क के अंदर कोल बेस्ड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि आप अपने इकोनॉमिक को लिए आप इस तरफ चले गए। अब इसमें कंडीशनैलिटीज है, ये जो अब बलूचिस्तान की तरफ आता हूँ और ये जो आपकी चीज डिपेंडेंसी क्या है। चाइना जिस मुल्क में इन्वेस्ट करता है वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये है कि पैसा भी चाइनीज डेवलपमेंट बैंक देगा, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो भी चाइनीज कंपनी को मिलेगा, और जो स्किल लेबर आएगा वो भी चाइना से आएगा, और प्रोजेक्ट में जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो भी चाइना से आएगा। तो जब सब कुछ चाइना से आ रहा है, आपकी लोकल इंडस्ट्री कहाँ पे खड़ी है, आपका लोकल लेबर कहाँ पे खड़ा है, exactly. ये सब कुछ। तो ये जो आपने डिपेंडेंसी की तरफ इशारा किया, तो इसमें आपकी कंडीशनैलिटीज इमर्ज होती है। ये हमारी इमर्जेंट कंडीशनैलिटी होगी जब आपने इंडस्ट्री चाइनीज स्टैंडर्ड्स पे चला दी, जब ऑपरेट भी वो खुद कर रहा है, इट मींस वो इंडस्ट्री कल को वो खुद ही चलाएगा, हम लोग नहीं चला सकते। इसके लिए जो मैंने शुरू में बात की कि जरूरी ये था कि लोकल वॉइस का कंसिडर करना बड़ा जरूरी था, इनको ट्रेन करना बड़ा जरूरी था। कल को अगर वो ना भी हो तो हमारे लोकल लोग जो है इसको ऑपरेट करेंगे, इसको चलाएंगे। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश ये की कि BRI और CPEC किस तरह से कनेक्टेड है, और ये we are not dependent on them, they are dependent on our land for their survival, we can say this। हम डिपेंडेंट हो सकते हैं। अब इसमें जो डिपेंडेंसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बड़ा खतरनाक भी है और इंटरेस्टिंग भी है। CPEC में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, सिवाय ये गवादर के $800 मिलियन, बाकी सारे कमर्शियल लोन्स हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो $130 बिलियन प्लस है, और उसमें सिर्फ चाइना का शेयर 30% है। पाकिस्तान जो है वो इस टोटल एक्सटर्नल डेट में 30% वो करता है चाइना को। अब CPEC में इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ गई है, ये आपने वापस भी करनी है। तो आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ रही है चाइना के ऊपर। अब इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, इसको आप कैसे टैकल करेंगे? फिर ये सारे लोन्स है, बिल्कुल। जब लोन है, लोन का वापस भी करना तो भी तो करना है। exactly. अब हमारी डेट सर्विसिंग हिस्ट्री इतनी अच्छी है नहीं। अब ये हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। दूसरी तरफ गवादर के अंदर चाइनीज प्रेजेंस, इट्स अ गुड थिंग। गवादर पोर्ट का डेवलपमेंट का बनना, इसका डेवलप होना, इट इज अ गुड थिंग। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं सोचती। आपका नाइबर राइवल इंडिया ऐसा नहीं सोचता है। exactly. वो ऐसा सोचता है कि इट इज गोइंग टू बिकम चाइनाज नेवल बेस।
बिल्कुल। अब जब आप जियोपॉलिटिकल राइवलरी में चले गए और वो पोर्ट भी आपके पास है, सूबे के पास है, तो फिर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस होंगे, यहाँ पे बिल्कुल। ग्लोबल एक्टर्स एंगेज होंगे और वो अपना रोल प्ले करेंगे। हर डायनामिक अपना रोल प्ले करे। अब ये सारी चीजें देखनी होगी। बलूचिस्तान जितना रिच भी है उतना वल्नरेबल भी है। बिल्कुल। डिफरेंट Red zone। यस, यूनाइटेड स्टेट्स इसको अपने स्ट्रेटेजिक एंगल से देख रहा होता है। इंडिया अपनी इस ट्रायंगल चाइना पाकिस्तान इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में गवादर की डेवलपमेंट को किसी और लेंस से देख रहा है। तो ये सारे ऐसे डायनामिक्स है जो कि एट ए टाइम एट प्ले होते हैं, जो कुछ ना कुछ वन वे और अदर वे कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अच्छा सर, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया ना कि हमने सीपैक के पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखा, एंड देन हमने देखा कि चाइना जो है वो अपने स्टेबिलिटी के लिए या अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, या वो उसका एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन अब हम करंट देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मज़ीद भी कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं हम जिस पर बात कर सकते हैं कि जैसे यूएस ने पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स के साथ जो अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया कि जी हम यहाँ से तेल निकालेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे। तो हाउ डू यू थिंक कि ये एक ऑयल रिजर्व के ऊपर जो हमारी बात हुई है और इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन पे पड़ सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको समझना ये टाइमली भी है और इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। ये आजकल की नीड है। यस, आजकल थोड़ी पाकिस्तान की आज के कल की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा लाइमलाइट में, keeping in view the recent visits by the field marshal to China, Saudi Arabia and the United States twice in a month, 2 मरतबा फील्ड मार्शल का यूनाइटेड स्टेट्स जाना और फिर वहाँ पे एक लंच का होना एंड देन फर्दर डेवलपमेंट्स और डील्स और इन चीज़ों के ऊपर बातें होना। तो बड़ी इसके दो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस ट्रायंगल को समझना कैसे है। पाकिस्तान का यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाना और यहाँ पे चाइना के साथ बड़े फ्रेंडली रिलेशंस और ब्रदरली टाइज हम जिसे कहते हैं वो है, और इसको बैलेंस करना ये काइंड ऑफ पाकिस्तान के चैलेंजिंग है। इस वक्त अगर हम बात करें, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जब से ये बना है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वाज डोमिनेटेड बाय या इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्लॉक पॉलिटिक्स। कि बस आपने किसी एक ब्लॉक में जाना है। तो जब पाकिस्तान बना उस वक्त कोल्ड वॉर एरा था, 2 ब्लॉक्स आमने सामने थे, द कैपिटलिस्ट एंड सोवियत ब्लॉक, या हम सिंपली ये कह सकते हैं सोवियत यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स आमने सामने थे। तो उस वक्त पाकिस्तान ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक या यूएस को प्रेफर किया और इस ब्लॉक में चला गया। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स लंबी चौड़ी दास्तान है, स्टोरी है, इन रिलेशंस में कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन एक चीज हमें देखने को मिली, You have to either choose this or that. ये नहीं होना चाहिए था। ये हमारा बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस या जो थोड़ा डिप्लोमेसी को हम फॉलो करते हैं या फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए था। हिस्टोरिकली एक मिस्टेक हमसे हुआ है। इस वक्त जो मैंने कहा कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ जा रहा है। जो काम पहले करना तो देर आए दुरुस्त है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आप एट अ टाइम चाइना को भी एंगेज कर रहे हैं, इक्वली एंगेज कर रहे हैं, और इसी तरह आप यूनाइटेड स्टेट्स को भी एंगेज। जहाँ तक ये ऑयल डील की बात आप कर रही है, डेफिनेटली इट्स जो पॉलिटिकल सर्कल्स है या जो स्कॉलर्स है जो लिखते हैं या पाकिस्तान चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने बड़ा कंसर्न भी शो किया है इसके ऊपर कि अब ऐसा ना हो कि चूंकि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इनका टिल्ट बड़ा ज़्यादा है, तो जो ब्रदरली टाइज चाइना के साथ थे शायद उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अगर हम डॉट्स उठा के देख ले तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने बीजिंग का विजिट किया, फिर उसके बाद आपने यूनाइटेड स्टेट्स के विजिट किया, तो ये विजिट्स एट अ टाइम पैरेलल चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्रेंड को या एक अलाइक को जो है बिल्कुल साइड किया हुआ है और आप दूसरे के साथ टोटल एंगेजमेंट आपकी उसके साथ हो रही है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान का ये ऑयल सेक्टर में जाना और ये बड़ा ज़रूरी भी है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान जब से IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तरफ गया है, ये जो एनर्जी की हमारी पॉलिसी है, ये सर्कुलर डेट का एक वर्ड आप लोग सुनते होंगे, गर्दिशी कर्जे। असल में इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये इस तरह से अब पाकिस्तान उस चीज़ को ओवरकम करना चाहता है ताकि ये जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में चाइना की इन्वेस्टमेंट है इसको ओवरकम कर।
और वहां से IMF और उन प्रेशर्स को वो काउंटर कर सके और अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ चला जाए। तो इसका कतन मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इन दोनों के डिप्लोमेटिक टाइज या वो जो कॉर्डियल रिलेशंस है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में नहीं होंगे, बाकी सेक्टर में तो चाइना और पाकिस्तान जो है वो एंगेज रहेंगे। आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में और डिफेंस सेक्टर में आप वो हो सकते हैं। तो मैं वो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा था। एनर्जी सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के साथ, ये जो सर्कुलर डेट का मसला, ये आ कहाँ से रहा है? बड़ा बस सादा इक्वेशन ड्रॉ करूंगा, उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आके यहाँ पे एनर्जी यूनिट्स लगाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। फिर पाकिस्तान की एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, रियासती इदारा है, सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी एजेंसी CPPA। तो ये CPPA क्या करती है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से एनर्जी खरीदती है। ये CPPA फिर क्या करता है? ये एनर्जी आगे डिस्कोस को, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, केस्को, लेस्को, आइस्को, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको देती है। वो फिर आगे जाके कंज्यूमर को वो एनर्जी देती है। अब प्रॉब्लम क्या पे आ जाता है? फॉर इंस्टेंस CPPA ने 100 रुपए की बिजली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से खरीदी, आपने वो 100 रुपए की बिजली डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो जाके कंज्यूमर को दे दी। अब कंज्यूमर के पास बिजली चली गई, एनर्जी वहां से तो अब रिटर्न आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, 100 रुपए कलेक्ट करने। मसला यहाँ पे हो जाता है लाइन लॉसेस, थेफ्ट, बिल का पे ना करना। वो 100 रुपए कलेक्ट करने की बजाय आप 50 रुपए कलेक्ट कर लेते हैं, 50 का डेफिसिट आ गया, 50 का डेफिसिट आ गया। अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने CPPA को 100 रुपए देने थे, अब आप 100 नहीं दे रहे, 50 दे रहे। CPPA ने आगे वहाँ पे उनको देने, तो 50 रुपए का डेफिसिट आ गया। वो डेफिसिट क्या होता है? फिर हम कहते हैं इनको कि यार आपको ये बस कहता है मेरे आपके साथ अगली बार जब कलेक्शन आएगी मैं आपको दूंगा। ये आपका सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है। तो आपका एनर्जी सेक्टर इस वक्त, ये जो हम हमारी कहते हैं कि बिजली महंगी हो गई है, 1 यूनिट इतने का पड़ रहा है, उसके पीछे इक्वेशन आ रही है, ये क्यों महंगी हो रही है और ये सर्कुलर डेट हो रही है। पाकिस्तान जो एनर्जी डील या ऑयल डील करेगा उसमें असल में इस इक्वेशन से जान छुड़ाना है। यूनाइटेड स्टेट्स आके आपके अनटैप्ड ऑयल रिजर्व्स को टैप करेगा, एक्सप्लोरेशन होगी, एक्सट्रैक्शन होगी। हमारे साथ मसला क्या है? पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल, सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल हमारा एनर्जी का आता है। अगर हम बाहर दुनिया से 100 रुपए की चीजें मंगाते हैं, 100 में से हम 80 रुपए की सिर्फ एनर्जी मंगाते हैं, ऑयल एंड गैस। वो सारा हमारा इंपोर्ट बिल जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चल रहा होता है, वो सरप्लस में कभी भी नहीं जाता। तो इस डील में ये होगा कि आप अपनी इस इंपोर्ट बिल को कम करेंगे, अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, जो चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में आ रही है वो बर्डन कम हो जाएगा, इंपोर्ट बिल के ऊपर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। टाइज हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काफी अरसे से बड़े पोल टाइज थे, तो वो दोबारा रीइन्विगोरेट हो जाएंगे। टू मी इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बड़ा स्मार्टली प्ले किया हुआ है, चाइना को एंगेज किया हुआ है। आई डोंट थिंक कि एज सच कुछ होगा, बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा बिटवीन चाइना एंड दी पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि अब हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया, काफ़ी सारे डायनामिक्स को कवर किया, एंड हमने ये भी देखा कि अच्छा जो हमारी लोकल बेनिफिशरीज हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, या लोकल आवाम जो है वो बीच में जा रही है, या उनको नुकसान है या फ़ायदा, या सारी चीज़ें। अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम कवर अप करें, जैसे हम क्योंकि हमने सारे पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव, देन पाकिस्तान, एंड देन हमने उसको स्पेसिफाई करके टुवर्ड्स बलूचिस्तान लेकर आए। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारी पॉलिसीज़ में से क्या शिफ्ट आने चाहिए कि जिसमें से पाकिस्तान ने आपके जितने भी ये ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर्स खोले हैं अपने लिए और उनके साथ वो ट्रेड कर रहा है, तो उससे बलूचिस्तान में किस तरह से हमने जो है ना वो शिफ्ट लेकर आए, हम किस तरह से पॉलिसी में चेंज लेकर आ सकते, पॉलिसी में क्या शिफ्ट आना चाहिए ताकि उन ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर से पाकिस्तान एंड बलूचिस्तान को फ़ायदा मिल सके। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान से शुरू करते हैं, बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अगेन मैं वही कहूँगा कि फॉरेन पॉलिसी में आपने एक इंक्लूसिव अप्रोच लेना होगा। बाय इंक्लूसिव अप्रोच आई मीन कि आपने पार्लियामेंट को एम्पावर करना। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या जो इंटरनल अफेयर्स है, ये सारे थ्रू डिबेट, थ्रू कंसेंसस विद इन द पार्लियामेंट फ्रेम होने चाहिए। उस पर एक कलेक्टिव कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए, फिर उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें, दुनिया के साथ इंगेज करें। तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, पॉलिटिकली या पॉलिटिकल लीडर्स को इंगेज करें, एक्सपर्ट्स लोगों को कंसिडर करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये भी होता है कि हम वो पॉलिटिकल लॉयल्टी को या पार्टी लॉयल्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर्ड टू एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड।
तो इन चीज़ों पे फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में हम काम करें तो हम पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत चीज़ें विन भी कर सकता है और बड़ा रेलेवेंट भी हो सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इन टर्म्स ऑफ बलूचिस्तान ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक संजीदा स्टेप्स लिए जाने चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कंटिन्यूएशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, यस, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्टेप्स लेने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी कंटिन्यूड रहे और कंसिस्टेंट रहे और इस्टेब्लिश्ड रहे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। सेकंड, जो हमारा फेडरल डिज़ाइन है, इट नीड्स अल्टरेशन। फेडरल डिज़ाइन को थोड़ा अल्टर करना होगा। जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, जो छोटे सूबे हैं, उनको अगर कंसिडर करना है या उनको अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में वापस लाना है तो उसके लिए फेडरल डिज़ाइन में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। उन चेंजेस में सेनेट को एम्पावर करे, प्लस नेशनल असेंबली में अगर सेनेट की एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इस वक्त ये भी हो सकता है कि नेशनल असेंबली में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को काइंड ऑफ माइनॉरिटी वीटो दे दे। कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसा बिल आता है और बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स ये समझते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान या द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, वो उसको नेशनल असेंबली में ही वीटो कर दे। एट दिस स्टेज ये काइंड ऑफ एक सजेशन हो सकती है कि आप ये कर सकते हैं इन ऑर्डर टू आप इंटीग्रेट करें, इस फेडरेशन को इंटीग्रेट करें। फेडरेशन इंटीग्रेट होगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। आप जो छोटे सूबे हैं या कमज़ोर सूबे हैं जहाँ से आवाज़ें उठ रही है नाइंसाफ़ी की या अंडर डेवलपमेंट की, इनको ऑन करें। वो सेंस ऑफ ओनरशिप थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होगी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, 13th अमेंडमेंट की बात हुई या इस तरह की और भी चीज़ें। तो अगेन ये है कि फेडरल डिज़ाइन को अल्टर करने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी को फ्लरिश या डेमोक्रेसी को टाइम दिया जाए और लोकल वॉइसेस को कंसिडर किया जाए, चाहे वो लोकल नेचर के प्रोजेक्ट्स हो या इंटरनेशनल नेचर के प्रोजेक्ट्स हो। लोकल वॉइसेस को कंसिडर करें, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ जाएं। बिल्कुल। ये जो एक्सट्रैक्टिव और एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल है इसको थोड़ा साइड पे रखें, थोड़ा एक इंक्लूसिव अप्रोच की तरफ चले जाए। इंशाल्लाह दिस फेडरेशन, ये जो फेडरेशन है ये कामयाब भी होगा, ये मजबूत भी होगा, ये पूरा का पूरा फेडरेशन भी तरक्की करेगा और ये हमारा सूबा बलूचिस्तान भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।